क्षण में हम समय में हजारों साल पीछे जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की जिसे मेसोपोटामिया के लोग मेलूहा कहते थे। जी हाँ, हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। इसे खामोश शहर भी कहा जाता है क्योंकि बिना किसी शोर शराबे या बड़े युद्धों के इस सभ्यता ने प्राचीन दुनिया को अपनी समझ और वास्तुकला से पूरी तरह से चौंका कर रख दिया था। अब देखिए कितनी अजीब बात है। एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे प्राचीन साम्राज्य थे जो राजाओं के लिए बड़े बड़े महल और मुर्दों के लिए विशाल पिरामिड या मकबरे बनाने में लगे थे, और दूसरी तरफ हमारे सिंधु घाटी के लोग, उन्होंने ये सब छोड़कर अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी इंजीनियरिंग जिंदा लोगों के लिए बेहतरीन शहर बनाने पर लगा दी। बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स और आम नागरिकों के लिए बेहद आरामदायक घर। है ना कमाल की बात? तो आखिर इन गुमनाम महानगरों की शुरुआत कैसे हुई? आइए इस खोई हुई दुनिया की जड़ों को तलाशते हैं। अगर आप इसके टाइमलाइन को देखें तो ये सब रातों रात नहीं हुआ। करीब 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ के आसपास नदियों के किनारे छोटी छोटी बस्तियों ने खेती करना शुरू किया, और फिर हजारों सालों के लंबे सफर के बाद 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये बस्तियां अपने चरम पर पहुंच गईं, एक बेहद एडवांस्ड और जटिल समाज के रूप में। हालांकि 1900 ईसा पूर्व आते आते इनका पतन भी शुरू हो गया था। खैर, पतन की बात हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं उस असली शहरी चमत्कार की, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। जरा सोचिए, उस जमाने में ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, पक्की ईंटों के घर, हर घर में अपना निजी कुआं, और सबसे हैरान करने वाली चीज, ईंटों से पूरी तरह ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम। मतलब आज के मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स भी इसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आधुनिक युग से हजारों साल पहले ही इन लोगों ने साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया था। और एक चीज जो बिल्कुल मिस नहीं की जा सकती वो है 90 डिग्री का कोण। शहर की हर मेन रोड और ड्रेनेज लाइन एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर काटती थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बेमिसाल ग्रिड सिस्टम ने उनके महानगरों को इतना व्यवस्थित बना दिया था कि आज भी हम सिटी प्लानिंग में इसी को सबसे आइडियल मानते हैं। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इन शहरों की असली पावर किसी राजा के खजाने या महलों के दिखावे में नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इनकी असली ताकत थी आम नागरिकों की बेहतरीन लाइफस्टाइल और साफ सफाई पर उनका जोर। उन्होंने पब्लिक हेल्थ को सच में सबसे ऊपर रखा। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो आज तक सबको उलझाए हुए है, मेलूहा का प्रशासन। एक ऐसा समाज जहां कोई राजा ही नहीं था। सवाल ये उठता है कि सिंधु घाटी पर आखिर राज किसने किया? मतलब वहां ना तो किसी राजा के होने का पक्का सबूत है, ना कोई केंद्रीय महल मिला है, और ना ही कोई विशाल मंदिर। तो फिर इतना बड़ा और इतना हाईली ऑर्गेनाइज्ड समाज काम कैसे करता था? शहर का पूरा सिस्टम बिना किसी शासक के इतने आराम से कैसे चल रहा था? इसका सबसे लॉजिकल जवाब जो कई एक्सपर्ट्स देते हैं वो है सामूहिक प्रशासन, यानी कलेक्टिव गवर्नेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैसले किसी एक तानाशाह के हाथ में नहीं थे, बल्कि व्यापारियों या कुछ बहुत प्रभावशाली परिवारों की एक परिषद या काउंसिल कह लीजिए, वो मिलकर फैसले लेती थीं। ये एक ऐसा समाज था जो तानाशाही से नहीं बल्कि आपसी सहयोग और सहमति से चलता था। और इस मिस्ट्री को एक और चीज बहुत गहरा बना देती है, उनकी वो लिपि जो आज तक खामोश है। पत्थरों की मोहरों पर यूनिकॉर्न, बैल और हाथियों जैसे जानवरों की तस्वीरें उकेरी गई हैं। ये शायद व्यापार और ओनरशिप यानी मालिकाना हक दिखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इतने साल बाद भी दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस रहस्यमयी लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। यह आज भी हमारे लिए एक राज है। खैर, लिपि जो भी हो, एक बात तय है, व्यापार के मामले में मेलूहा एक आर्थिक महाशक्ति था। ये लोग सिर्फ अपने शहरों तक सीमित रहने वाले नहीं थे, ये बहुत ही कमाल के नाविक और ग्लोबल लेवल के व्यापारी थे। गुजरात के लोथल जैसे बंदरगाह वाले शहरों से उनका माल सीधा मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक जाता था। और वो एक्सपोर्ट क्या करते थे? सूती कपड़े, कीमती मोती और हाथी दांत जैसी शानदार लग्जरी चीजें। पूरी प्राचीन दुनिया में इनके माल की जबरदस्त डिमांड थी। इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क को बिना किसी गड़बड़ी के चलाने के लिए उन्होंने वजन और माप का एक बेहद स्ट्रिक्ट और स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बना रखा था। पूरी सभ्यता में बाट और पैमाने एक जैसे थे। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फैक्ट,
दुनिया में सबसे पहली बार कपास यानी कॉटन उगाने और उससे कपड़े बुनने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर बड़े साम्राज्य का एक अंत जरूर होता है, चाहे वो कितना भी शांतिपूर्ण या समृद्ध क्यों न हो। अब हम बात करते हैं इसके धीमे पतन और एक महान युग के अंत की। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा युद्ध हुआ होगा या किसी बाहरी सेना ने हमला कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इनका पतन अचानक नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। जलवायु धीरे धीरे ठंडी और शुष्क होने लगी, मॉनसून कमजोर पड़ गए और नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। अब बिना पानी के जीवन कैसे चलता? तो लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग रातों रात कहीं गायब नहीं हुए। उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाला। वो धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की तरफ नई जमीनों की तलाश में निकल गए और वहां बस गए। और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी पलायन ने भारतीय उपमहाद्वीप में आज की आधुनिक द्रविड़ भाषाओं की नींव रखी। मतलब उनका असर आज भी कहीं न कहीं हमारे बीच मौजूद है। तो इन खामोश वास्तुकारों की असल विरासत क्या है? आइए इसे समझते हैं। आज जब हम इन शांत शहरों के खंडहरों को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सभ्यताएं भले ही बदल जाएं, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए ज्ञान के निशान कभी नहीं मिटते। उनका वो शानदार ऑर्गेनाइजेशन, साफ सफाई पर जोर और शांति से मिलकर रहने का तरीका, ये आज के हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि जब हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। आपके हिसाब से सिंधु घाटी का सबसे पेचीदा रहस्य आखिर क्या है? क्या वो उनकी वो लिपि है जिसे कोई पढ़ नहीं पाया, या फिर उनके वो शानदार शहर जो बिना किसी राजा के सदियों तक बेहतरीन तरीके से चलते रहें? इस पर जरूर सोचिएगा। मेलुहा के इस दुनिया के राज आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।